नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम बात करेंगे ब्रह्मांड यूनिवर्स के बारे में। ब्रह्मांड कितना छोटा सा नाम है, प्यारा सा, लेकिन इसके नाम ही सिर्फ छोटे हैं, है बहुत विशाल और बड़े। इसी संदर्भ में आर्थर कुडनर की एक लाइन है कि सुनो मेरे बच्चे, बड़े बड़े शब्दों से कभी घबराना मत। बहुत बड़े शब्द बहुत छोटी सी चीज का नाम होती है, और जो सचमुच में विशाल हैं, बड़े हैं, उनके नाम बहुत छोटे छोटे होते हैं। जैसे जीवन, मृत्यु, युद्ध, शांति, प्रेम, और एक सामने लिखा हुआ ब्रह्मांड। कितना छोटा सा नाम है, लेकिन ब्रह्मांड अत्यधिक विशाल और असीमित है। ब्रह्मांड में मतलब जितने भी आकाशीय पिंड हैं उन सबको शामिल किया जाता है। आकाशीय धूलकण, गैस, इन सबको शामिल किया जाता है। आकाशीय पिंड के तहत आकाश गंगाएं, तारे, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, अन्य भी सभी आकाशीय पिंडों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके बावजूद भी ब्रह्मांड का मैक्सिमम हिस्सा खाली है। ये सब मिलकर भी ब्रह्मांड के कुछ ही हिस्सा को कवर कर पाते हैं। अगर सिंपल शब्द में हम कहें तो वे तमाम वस्तुएं जिन्हें आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्पर्श करते हैं या अनुभव करते हैं, उन सबको ब्रह्मांड के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इस बात की कल्पना आप इस तथ्य से भी कर सकते हैं कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। तथ्य यह है कि ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। 100 अरब यानी 100 बिलियन, और प्रत्येक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। और उस 100 अरब आकाश गंगा में से हम एक आकाश गंगा में रहते हैं जिसका नाम है मिल्की वे, दूध मेखला। उस एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं। उस 100 अरब तारे में से एक तारा सूर्य है जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, और सौर मंडल का वो प्रधान है। और सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। उस 8 ग्रह में से एक ग्रह पर हम लोग रहते हैं जिसका नाम पृथ्वी है। और पृथ्वी को देखकर ऐसा अनुभव होता है, ऐसा हम लोग को लगता है कि पृथ्वी कितना बड़ा है। बच्चे में प्रश्न हुआ करता था बहुत कि पृथ्वी कहाँ समाप्त होगा, कहाँ अंत होगा। अगर हम इसे सीधे जाते रहेंगे तो क्या पृथ्वी समाप्त होगी कि नहीं। सबसे ज्यादा रोचक प्रश्न होता था रात में, जब गर्मी के दिन में छत पे सोते थे तो माँ पापा आसपास रहते थे, तो प्रश्न यही करते थे उनसे कि माँ ये भगवान, पहले भगवान बोलते थे आकाश को, कि माँ अगर हम जाते रहेंगे बहुत दूर तक तो क्या भगवान समाप्त हो जाएंगे, यानी आकाश। तो ये इस प्रश्न का जवाब तो नहीं दे पाते थे, वो घुमा फिरा के कुछ और जवाब देते थे। क्या जवाब देते थे, शायद आपको भी माँ दादी लोग जवाब देती होगी। वो क्या कहते थे कि जो भगवान है ना, आकाश को भगवान कहते थे। भगवान है बहुत पहले नीचे होते थे, तो लोग ऐसे खड़ा होकर नहीं चल पाते थे, ऐसे सिकुड़ कर चलते थे, मतलब झुक कर चलते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि एक महिला खड़ा हुई, अचानक उसको चोट लग गया। चोट लगा तो गुस्से में आकर वो हड़िया से मारी कस के भगवान को, और भगवान चले गए ऊपर। हड़िया मतलब बर्तन, ऐसा वो कहावत कहते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। तो ये वो जवाब देते थे, और बार बार ये प्रश्न आते रहता था मन में कि कहाँ भगवान अंत होंगे, कहाँ से शुरू होते हैं, पृथ्वी कहाँ अंत होगी, ये सारा प्रश्न आता था। लेकिन पृथ्वी का अगर स्थान देखिए ब्रह्मांड में, एक बिंदी के समान। पृथ्वी ब्रह्मांड में अगर स्थान घेरेगा तो एक बिंदी के समान, एक तिल के समान, एक पॉइंट के समान ही वह स्थान घेर पाएगा। ये पृथ्वी बहुत छोटा है ब्रह्मांड में। पृथ्वी ग्रहों में अगर देखे जाए तो 5वां बड़ा ग्रह है, इससे भी 4 बड़े बड़े ग्रह हैं। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, और सूर्य पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। और सूर्य भी बहुत बड़ा तारा नहीं है, उससे भी बहुत बड़े बड़े तारे हैं आकाश गंगा में, और सूर्य एक तारा है। वैसे एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे और 100 अरब आकाश गंगा है। तो 100 अरब गुने 100 अरब यानी 10 के पावर 11 गुने 10 के पावर 11, 10 के पावर 22 तारे। इन सब के शामिल करने के बावजूद भी ब्रह्मांड के कुछ ही हिस्सा कवर हो पाता है।
बाकी संपूर्ण ब्रह्मांड खाली पड़ा हुआ है। इतना विशाल है ब्रह्मांड। और सबसे रोचक बात या आश्चर्यजनक बात यह है कि ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है, फैलाव हो रहा है। ब्रह्मांड स्थिर नहीं है अभी तक। इसलिए ब्रह्मांड का न तो हमें केंद्र पता है और न उसका आरंभिक बिंदु पता है, इनिशियल पॉइंट पता है कि कहां से शुरू हुआ है, कब तक ये फैलेगा। इसका सेंटर तो पता ही नहीं चल पाएगा। जब फैल रहा है, स्थिर है ही नहीं, तो सेंटर कैसे ज्ञात होगा। इस बात को स्पष्ट किए थे हबल साहब ने। ब्रह्मांड की विस्तार हो रहा है, इस बात को हबल साहब ने 1925 में बताए थे कि ब्रह्मांड निरंतर फैलता जा रहा है। और इस बात की पुष्टि होती है आकाश गंगाओं के बीच बढ़ रही दूरी के आधार पर, कि आकाश गंगाओं के बीच दूरी लगातार बढ़ती चली जा रही है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड कैसे फैल रहा है। एक बैलून लीजिए, ठीक है, फूकना बैलून तो सब कुछ देखे हैं। तो एक कल्पना कीजिए, मतलब जैसी बैलून बोले आपके दिमाग में तो इमेज बन गया होगा बैलून का, फूकना का। तो एक बैलून लीजिए, ठीक है, समझा रहे कि ब्रह्मांड कैसे फैल रहा है। तो एक बैलून लीजिए, ठीक है, ये बैलून है, इस तरह का होता है, इसमें छिद्र होता है हवा भरने के लिए। ये बैलून है, गोल वाला बैलून लीजिएगा, लंबा वाला नहीं, गोल वाला जो ज्यादा फैलेगा, ठीक है। ये बैलून है, ये खुला हुआ बैलून नहीं है, इसमें हवा भी भरा हुआ नहीं है, ठीक है। ऐसी मान लो जो बिकता है ना 1-2 रुपया का, उसमें हवा भरा हुआ नहीं रहता है, मुंह से हम लोग हवा उसको बचे में भरते थे, वो वाला, ठीक है। इसमें अभी हवा भरा हुआ नहीं है, ऐसी है, खाली है, हवा भी भरना है। बैलून को हम ब्रह्मांड मान लिए, ठीक है। और इस पर हम इसे फुलाने से पहले, ठीक है, अभी हवा भरना नहीं है, हवा भरने से पहले हम इस पर कुछ लाइन पार लेंगे, ठीक है। लाइन पार लिए, ठीक है। जो बैलून है उसको हम ब्रह्मांड मान रहे हैं, और जो लाइन पार दिए उसको हम आकाश गंगा मान लिए, ठीक है। अब हवा भरिए, ठीक है। अब इस बैलून को फुलाएंगे, तो जैसे जैसे बैलून को हम फुलाते जाएंगे, बैलून बड़ा होते जाएगा, तो एक लाइन, इस लाइन और इस लाइन के बीच दूरियां बढ़ते जाएगी कि नहीं, बढ़ते जाएगी। तो ये लाइन हम क्या माने हैं, आकाश गंगा माने, और बैलून को हम ब्रह्मांड माने हैं। तो आकाश गंगा के बीच दूरी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे बैलून फैलते जाएगा आकाश गंगा के बीच दूरी बढ़ती जाएगी। यानी ब्रह्मांड जैसे जैसे फैलता जा रहा है, आकाश गंगा के बीच दूरी भी बढ़ती जा रही है। तो ये इसी तरह से मतलब ब्रह्मांड फैलता जा रहा है। और इस बात का स्पष्ट होता है आकाश गंगाओं के बीच बढ़ रही दूरी के आधार पर, कि आकाश गंगा के बीच दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। और जो आकाशगंगा जितना दूर जा रही है, वो उसकी गति और भी दूर होने की गति और बढ़ रही है, और आकाश ब्रह्मांड फैलता जा रहा है, निरंतर फैलता जा रहा है, प्रतिदिन उसका फैलाव होता जा रहा है। ब्रह्मांड के उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक सिद्धांत दिए गए। साम्यावस्था सिद्धांत, दोलन सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत, लेकिन सर्वाधिक जो प्रचलित सिद्धांत है और मान्य है वो है बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत, बिग माने क्या होता है, बड़ा, बैंग माने होता है विस्फोट। तो बिग बैंग सिद्धांत को महाविस्फोट सिद्धांत भी बोलते हैं। बिग माने बड़ा, बैंग माने विस्फोट, महाविस्फोट सिद्धांत भी बोलते हैं, ठीक है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे जॉर्ज लेमेटेयर ने 1927 में। लेमेत्रे, इसको लेमेटेयर भी बोलते हैं इन्हें, लेमेटेयर। अगर एग्जाम में लेमेत्रे ना लिखकर लेमेटेयर हो तो कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। ज्यादातर ऑप्शन यही लिखा हुआ रहता है, जॉर्ज लेमेत्रे। 1927 में इस सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के तहत इन्होंने बताए, जॉर्ज लेमेत्रे ने, कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले लगभग 15 अरब वर्ष पहले की बात एक ही है, कि लगभग 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड एक विशाल अग्नि पिंड था जो भारी पदार्थों से निर्मित था। लेकिन बिग बैंग प्रक्रिया के कारण एक दिन इसमें एक बड़ा धमाका हुआ, विस्फोट हुआ, महाविस्फोट, जिसके कारण पदार्थों का बिखराव हुआ, और बिखरे हुए पदार्थों का फिर धीरे धीरे समूहन होने लगा गुरुत्वाकर्षण के कारण। एक पिंड बिखर गए, बहुत सारे पिंड, तो एक पिंड दूसरे पिंड के करीब आने लगे गुरुत्वाकर्षण के कारण। अब एक लंबा प्रोसेस चली, लंबा लाखों वर्ष लगे समूहन होने में, और समूहन के बाद अनेक ब्रह्मांडीय पिंड का निर्माण हुआ, और पुनः
उन पिंडों का भी समूहन हुआ, और इतना समूहन हुए, इतना सिकुड़ते गए आपस में, इतना संकुचित होने गए कि कुछ तारों का मतलब पिंडों का आकार इतना छोटा हो गया, उसमें हीट पैदा हो गई, बहुत अधिक मात्रा में हीट पैदा हो गई। ऐसे समझे कि ये मतलब कोई बड़ा पिंड है और गुरुत्वाकर्षण इसके सेंटर की तरफ लग रहा है, ठीक है। जब लग रहा है तो इसका आकार हमेशा छोटा होता चलेगा, इतना छोटा होगा, मान लीजिए कि छोटा होते होते इतना छोटा हो गया, तो जितना ही छोटा होगा तो उसके अणुओं के बीच टकराहट बढ़ेगी, टकराहट बढ़ेगी तो क्या होगा, हीट पैदा हो जाएगा। जैसे ऐसे समझे कि एक क्लासरूम है जिसमें 100 बच्चे बैठे हैं, ठीक है। बच्चे को नहीं रखना है, बच्चे को घटाना बढ़ाना नहीं है, लेकिन क्लासरूम को धीरे 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 सिकुड़ाते चले जाएं, छोटा करते चले जाएं, तो क्या होगा, सभी बच्चे एकदम एक पास एकदम एक साथ आ जाएंगे, एक दूसरे से एकदम सट जाएंगे, और सटाएंगे और सटाएंगे, एकदम पूरा कचकचा के एकदम सटा देंगे, तो क्या होगा, एकदम सब सटक जाएंगे, एकदम थोड़ा सा भी इधर उधर कोई करेगा तो एक दूसरे से टकराएंगे खूब, तो टकराएंगे तो क्या, हीट पैदा होगा। तो यही स्थिति यहां उत्पन्न हुई कि इतना सिकुड़ गए गुरुत्वाकर्षण के कारण कि कुछ पिंडों में हीट पैदा हो गई, और हीट पैदा होने से वहां पर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू हो गई, और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू हुई तो हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगा, और इस दौरान बड़ी मात्रा में प्रकाश और ऊर्जा उत्सर्जित होने लगी, और असंख्य पिंड तारे बन गए, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई, और इसी प्रक्रिया से ग्रह और उपग्रह का भी निर्माण हुआ। तो विस्फोट होने से बहुत सारे पिंड जो हैं तारे बन गए, ग्रह उपग्रह बन गए, और ब्रह्मांड अस्तित्व में आ गई। ब्रह्मांड के आयु अगर बात करें कि वैसे तो हम इसमें बिग बैंग सिद्धांत में हम बोले 15 अरब वर्ष पहले, लेकिन आधुनिक जो खोज हुई नासा के द्वारा, उनके अनुसार अभी जो आयु निर्धारित की गई है कि ब्रह्मांड की आयु है 13.7 अरब वर्ष। अरब को बिलियन भी बोल सकते हैं, है ना, 1 अरब बराबर 1 बिलियन होता है, तो 13.7 अरब वर्ष या 13.7 बिलियन वर्ष भी लिख सकते हैं, ठीक है। कहीं कहीं 13.8 भी मिलेगा। ये प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रह्मांड की आयु कितनी है, तो आपको मानना है 13.7 अरब वर्ष, ठीक है। ये आधुनिक जो जानकारी मिली है नासा के द्वारा, ये 13.7 अरब वर्ष है, ठीक है। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं, याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछता है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड विज्ञान। तो विस्फोट होने से क्या हुआ, ब्रह्मांड अस्तित्व में आ गए। तो प्रश्न अब यह है कि विस्फोट से तो तारे बन गए, असंख्य तारे निर्मित हुए, कुछ ग्रह बन गए, उपग्रह बन गए, तो क्या आज तारे का निर्माण हो रहा है या नहीं? आज भी नए तारे का निर्माण हो रहा है, और तारे की मृत्यु भी हो रही है। तो अब हम बात करेंगे तारे का जन्म और उसकी मृत्यु, यानी तारा और तारा का जीवन चक्र पर बात करेंगे। याद रखिएगा, बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था, जॉर्ज लेमैत्रे ने, बार बार सोचेगा। बिग बैंग सिद्धांत का संबंध किससे है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, ठीक है। तारा और तारा का जीवन चक्र। तारा एवं तारा का जीवन चक्र, जीवन चक्र। पहला प्रश्न तो यही है कि तारा क्या है। तो तारा एक ऐसा खगोलीय पिंड है जिसके पास अपनी प्रकाश और ऊर्जा होती है, जबकि ग्रह के पास अपनी प्रकाश और ऊर्जा नहीं होती है। ग्रह या उपग्रह के पास भी अपनी प्रकाश और ऊर्जा नहीं होती। जैसे सूर्य क्या है, तारा है, तो सूर्य के पास अपनी प्रकाश और ऊर्जा है, तो सूर्य जो हमें दिखता है वह अपनी प्रकाश की वजह से दिखता है, अपनी प्रकाश से वो प्रकाशित होता है। लेकिन पृथ्वी ग्रह है, तो पृथ्वी के पास अपनी प्रकाश और ऊर्जा नहीं है, तो पृथ्वी हमें दिखती क्यों है, कैसे, प्रकाश आता है सूर्य से, तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर पृथ्वी हमें दिखाई पड़ती है।
यदि सूर्य प्रकाश देना बंद कर दें तो पृथ्वी हमें नहीं दिखाई देगी, पूरा डार्क हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, दिखाई नहीं देगी। तो ग्रह दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होकर हमें दिखाई देते हैं, जबकि तारों के पास अपनी प्रकाश और ऊर्जा होती है। तारे का निर्माण मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से होता है। इसको याद रखिएगा, बार बार एग्जाम पूछता है कि तारे किससे मिलकर बने होते हैं, तो हाइड्रोजन और हीलियम से। हाइड्रोजन की मात्रा है इसमें 70% और हीलियम 28% और 2% अन्य तत्व होते हैं। तो हाइड्रोजन का मुख्य संगठक कौन है? हाइड्रोजन और हीलियम। ये बार बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि तारे का निर्माण मुख्यतः किसके द्वारा होता है, तो हाइड्रोजन और हीलियम के। अब हम बात करें तारा का जीवन चक्र। जीवन चक्र मतलब तारा का जन्म, वो कैसे कार्य करेगा और उसके बाद कैसे मर जाएगा वो। तो पहले हम बात करें तारा जन्म कैसे लेगा, उसके बाद हम धीरे धीरे समझेंगे कि मृत्यु की ओर कैसे अग्रसर होगा। तो पहले समझते हैं तारा का निर्माण कैसे होता है। एक तो हम विस्फोट से तारा बन गए जितना बनना था। अब जो तारे बनते हैं वो विस्फोट से जो तारे बने हैं उनकी कुछ भूमिका होती है नए तारे के निर्माण में। अब तारे कैसे बनते हैं समझिए। अंतरिक्ष में गैस और धूल कणों के बादल होते हैं। गैस में क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस, ये 2 बार प्रश्न में पूछा हुआ प्रश्न है। एक तो 2021 का ही प्रश्न है, अधिकतर स्टूडेंट गलती मार दिए थे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है और दूसरा सर्वाधिक मात्रा है हीलियम का। मात्रा भी लगभग इतना ही है। ब्रह्मांड में हाइड्रोजन की मात्रा है लगभग 70%, और हीलियम है 28% और 2% अंतर है। 2021 का SSC JEE में पूछा प्रश्न है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। अधिकतर स्टूडेंट मार दिया नाइट्रोजन। क्यों मार दिए? क्योंकि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है नाइट्रोजन। अधिकतर स्टूडेंट समझ गए, मतलब वही जो है ना, मिक्स हो जाता है, दिमाग काम नहीं करता है। तो लिखा था ब्रह्मांड, सब समझ लिया वायुमंडल और मार दिया नाइट्रोजन। वायुमंडल में यानी पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है नाइट्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है हाइड्रोजन। याद रखिएगा, ठीक है, हाइड्रोजन। और दूसरा सबसे अधिक हीलियम। ये भी प्रश्न पूछा हुआ कि ब्रह्मांड में दूसरा सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो दूसरा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है हीलियम। तो अंतरिक्ष में गैस और धूल कणों के बादल होते हैं। इन्हें हम उर्ट क्लाउड कहते हैं। उर्ट क्लाउड। इसी को बोला जाता है निहारिका, नेबुला। इंग्लिश वाला नाम भी याद रखिएगा, निहारिका की जगह कभी कभी नेबुला लिख देता है, ठीक है। तो गैस और धूल कणों के बादल को हम नेबुला कहते हैं। तो गैस और धूल कणों के बादल को नेबुला यानी उर्ट क्लाउड कहते हैं, निहारिका, नेबुला। इस बादल के करीब से यदि कोई तारा गुजर जाए, इस बादल के करीब से कोई तारा गुजर जाए, कोई तारा, एक स्टार बना लीजिए, कोई तारा गुजर जाए या किसी तारा में, इसके आसपास के मतलब क्षेत्र में कोई भी तारा में विस्फोट हो जाए, या तो इसके आसपास से कोई तारा गुजर जाए, पहला कंडीशन, या इसके आसपास के एरिया में कोई सी तारा में विस्फोट हो जाए। इन दोनों ही कंडीशन में बड़ी मात्रा में ऊर्जा का प्रवेश इन बादलों में हो जाता है। इनमें प्रवेश हो जाता है ऊर्जा का, जिसके कारण इसमें घूर्णन गति आरंभ हो जाती है। घूर्णन गति के कारण इसकी आकृति जो हो जाती है गोलाकार हो जाती है। तो घूर्णन के कारण इसकी आकृति गोलाकार हो गई। क्यों हो गई घूर्णन किया? क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में ऊर्जा प्रवेश कर गया। ऊर्जा प्रवेश करने से इसकी आकृति जो होगी, मतलब इसमें घूर्णन गति आरंभ हो गई। घूर्णन गति से इसकी आकृति जो होगी गोलाकार हो गई और घूर्णन गति से इसकी आकृति सिकुड़ते चला जाएगा। तारे की इस स्थिति को बोलते हैं, मतलब तारा जब इस स्थिति में आ जाता है, यानी तारा निर्माण का प्रथम स्टेज है ये। इस सेकेंड स्टेज, प्रथम स्टेज क्या है? निहारिका यानी नेबुला, ठीक है। निहारिका को बोला भी जाता है स्टेलर नर्सरी, यानी तारे के निर्माण का आरंभिक अवस्था, नर्सरी। ये है उसका दूसरा स्टेज। जैसे एक महिला के गर्भ में जब बच्चा पलता है तो पहला स्टेज क्या होता है? जाइगोट बनेगा। जाइगोट से क्या बनेगा? भ्रूण। फिर भ्रूण जब बेबी में बन जाएगा, बेबी मतलब भ्रूण जो है बेबी के रूप में विकसित हो जाएगा। तो ये माने समझिए कि तारा के निर्माण का समझिए कि जाइगोट है,
ये भ्रूण है, अब बन जाएगा बेबी, मतलब तारा जन्म ले लेगा। इसको बोलते हैं प्रोटोस्टार, यानी आद्य तारा, आद्य तारा या आदि तारा, प्रोटोस्टार, प्रोटोस्टार। अब इसके बाद घूर्णन होते रहेगा, घूर्णन होते रहेगा, इसकी आकार धीरे धीरे छोटा होते चलेगा, तो क्या हो जाएगा, हिट पैदा हो जाएगा। तो घूर्णन गति के कारण प्रोटोस्टार के यांत्रिक भाग में क्या हो जाता है, ऊष्मा पैदा हो जाती है, हीट पैदा हो जाता है, ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। और ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण यहां नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया यहां पे शुरू हो जाती है, नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में क्या होगा, जो हाइड्रोजन है हीलियम में बदलना शुरू कर देगा, हाइड्रोजन जो गैस है हीलियम में बदलने लगेगा, और इस दौरान बड़ी मात्रा में प्रकाश और ऊर्जा उत्सर्जित होगा। ठीक है, तो जैसे ही प्रकाश और ऊर्जा देगा तो प्रोटोस्टार पूर्ण रूप से तारा में तब्दील हो जाएगा, यानी ये जाइगोट था, ये भ्रूण था, वो बच्चा बन गया, यानी तारा का जन्म हो गया। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, क्या प्रोटोस्टार प्रकाश देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। प्रोटोस्टार अगर प्रकाश दे दे तो हम इसी को तारा बोल देंगे। ये तारा के निर्माण की अभी सेकेंड स्टेज है। ठीक है, तो प्रोटोस्टार क्या होते हैं, प्रकाश नहीं देते हैं, जब ये पूर्ण रूप से तारा में बदल जाता है तब ये जाके प्रकाश देने लगता है। तो ये नाभिकीय संलयन स्टार्ट हो गई और प्रकाश ऊर्जा दी, पूर्ण रूप से प्रोटोस्टार जो है तारा में तब्दील हो गई। जिस समय ये तारा में तब्दील हो जाता है उस समय इसकी आकृति सिकुड़ना बंद हो जाता है, फिर ये अस्थायी रूप से उसकी आकृति अस्थायी हो जाती है और उसी आकृति में वे प्रकाश ऊर्जा देते रहते हैं। जैसे सूर्य अभी उसकी आकृति एकदम फिक्स हो गई है, उसी आकृति में हमें प्रकाश ऊर्जा दे रही है, लेकिन वह उसका अस्थायित्व तब तक ही बना रहेगा जब तक उसके पास ईंधन है। ईंधन के रूप में क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है तो नाभिकीय संलयन हो रहा है। हाइड्रोजन एक दिन तो खत्म होगा, खत्म होगा, कैसे खत्म होगा बात करते हैं उसमें। तो क्यों अच्छा, ये यहाँ पे आपको प्रश्न आएगा कि सर नाभिकीय संलयन स्टार्ट हो गया तो क्यों ये, मतलब इसके बाद ये सिकुड़ेगा नहीं, क्यों नहीं सिकुड़ेगा, तो इससे समझिए। ये तारा जो था, मतलब पिंड जो था, धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण का बल लग रहा था केंद्र की ओर, तो ये सिकुड़ता जा रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जो अंदर बल लग रहा था, ठीक है, उसके कारण इसकी आकृति छोटा हो गई और नाभिकीय संलयन स्टार्ट हो गया और एक रिएक्शन शुरू हो गई हाइड्रोजन हीलियम के बीच। तो रिएक्शन के कारण बल जो ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित होने लगी, उसके कारण बाहर की तरफ बल लगने लगा। तो जितना अंदर की ओर बल लग रहा था उतना ही बाहर की ओर बल लगने लगा, तो संतुलन हो गया, अंदर की ओर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल और बाहर की तरफ जो रिएक्शन की वजह से फोर्स लग रहा था वो दोनों मतलब बैलेंस हो गया। तो इसकी आकृति जो होगा अस्थाई हो जाएगा और ये आराम से प्रकाश देते रहेगा जब तक इसका जीवन काल होगा। जीवन काल किस पर निर्भर करेगा, ईंधन पे। हाइड्रोजन जब तक है वह हीलियम में बदलते रहेगा, एक समय आएगा कि हाइड्रोजन समाप्त होगा तो उसकी मृत्यु होगी। कैसे मृत्यु होगी इस पर बात करते हैं। ठीक है, तो अब तारा का जन्म हो गया। अब हम तारे का रंग की बात करते हैं। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो उसका भी तो रंग होता है ना, कोई बच्चा गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई सांवला होता है, कोई भूरा होता है, कोई भूरा होता है ना, जैसे उजरकी आलू की तरह, जो उजरकी आलू को काटिएगा बीच में तो जैसा दिखेगा कुछ कुछ वैसा दिखता है। कुछ लोग तो बहुत एक आध गो एकदम पूरा सफेद होते हैं, बगुला की तरह, एकदम जैसे अंग्रेज लोग दिखते हैं, एकदम पूरा एकदम सफेद। तब हम बात करते हैं तारे का रंग। ठीक है, उसके बाद हम मृत्यु पर बात करेंगे धीरे धीरे कि कैसे तारे की मृत्यु हो जाएगी एक दिन। हमारा सूर्य भी एक दिन मर जाएगा, यानी प्रकाश देना उसका भी समाप्त हो जाएगा जिस दिन उसका ईंधन समाप्त होगा। कैसे समाप्त होगा बात करते हैं। रंग की बात करें तो ब्लू,
लाइट ब्लू, व्हाइट, येलो, ऑरेंज, ऑरेंज और रेड, और एक और कलर होगा ब्लैक। ब्लैक में तारा एकदम मर जाता है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ब्लू, लाइट ब्लू, व्हाइट और येलो, इन 4 कलर में तारा जन्म लेता है। ब्लू, लाइट ब्लू, व्हाइट और येलो, इन 4 कलर में तारा जन्म ले सकता है। ऑरेंज में और रेड में तारा जन्म नहीं लेता है। ठीक है, जन्म के समय तो जन्म लिया है तो यानी युवा अवस्था है, तो ब्लू, लाइट ब्लू, व्हाइट और येलो ये तारा का युवा अवस्था है, एकदम जन्म लेता है इसमें। ऑरेंज जब कलर हो जाएगा तारा का तो प्रौढ़ा अवस्था हो जाएगा। ठीक है, प्रौढ़ा अवस्था। और रेड हो गया तो मरने के कगार पर आ जाएगा, वृद्ध हो जाएगा, बुढ़ा जाएगा, वृद्ध, बूढ़ा हो गया। कैसे बूढ़ा होगा से समझते हैं। ब्लू जो तारा होता है उसका टेम्परेचर हो जाता है लगभग 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड। येलो का टेम्परेचर है 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड। रेड का टेम्परेचर है 15 से 2,000 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी जैसे जैसे हम इधर से इधर की ओर जाएंगे तो टेम्परेचर तारा का कम होगा। टेम्परेचर कम होगा इसका मतलब उसका ईंधन समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है ब्लू कलर का। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो प्रश्न पूछता है सारा एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है। आप किसी का प्रीवियस ईयर उठा लीजिए, दरोगा का उठा लीजिए, पीसीएस का, यूपीएससी का, एसएससी का, रेलवे का, सारा में एक प्रश्न ये जरूर मिलेगा। वो प्रश्न क्या है कि तारे का रंग किसका सूचक है? तापमान का, द्रव्यमान का, वेग का, वजन का? तापमान का। याद रखिएगा कि तारे का रंग उसके तापमान को सूचित करते हैं। सबसे अधिक तापमान किस रंग का तारा का होगा? ब्लू रंग जिसका हो, जिस तारा का होगा उसका टेम्परेचर सबसे अधिक होगा, और जिस तारा का रंग लाल होगा उसका टेम्परेचर सबसे कम होगा। ठीक है, तो तारे का रंग तारे के तापमान को सूचित करते हैं। एकदम याद रखिएगा इस लाइन को। ये सारा जो है पीडीएफ में भी लिखा हुआ, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब बात करते हैं, हमारा जो सूर्य था, हमारा जो सूर्य है, था नहीं है ना, हमारा सूर्य का जो जन्म लिया था व्हाइट कलर में जन्म लिया था। सूर्य जन्म के समय व्हाइट था। अभी हमारा सूर्य कैसा है? येलो है। ठीक है, तो हमारे सूर्य का तापमान भी 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य की सतह का तापमान कितना है? 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारा जन्म के समय जो सूर्य था, जो जन्म लिया था जिस समय सूर्य, उस समय व्हाइट था। अब हो गया येलो, फिर होगा ऑरेंज, फिर हो जाएगा रेड। रेड होगा तब मर जाएगा। कैसे मरेगा आप? अब बात करते हैं कि तारा मरेगा कैसे। तो हम लोग ये बात किए कि तारा है, ठीक है, तारा है कोई भी, जैसे सूर्य ही मान लीजिए, तो ये तारा है, तो तारा प्रकाश कैसे दे रहा है? नाभिकीय संलयन की वजह से। तो तारा प्रकाश दे रहा है क्योंकि इसके केंद्रीय भाग में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हो रहा है। नाभिकीय संलयन, अब देखिए, नाभिकीय संलयन की वजह से क्या हो रहा है कि हमें हाइड्रोजन जो है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो गैस है वो हीलियम में बदल रहा है, और इससे हमें मिल रहा है प्रकाश इस दौरान और ऊर्जा। ठीक है, अब समझिए, हाइड्रोजन बदलते जा रहा है हीलियम में, प्रतिदिन बदल रहा है, हर सेकेंड बदल रहा है, और उसकी वजह से हमें प्रकाश और ऊर्जा मिल रही है। तो हर समय हाइड्रोजन जो है हीलियम में बदल रहा है, एकदम हर सेकेंड बदल रहा है। एक समय तो आएगा कि पूरा का पूरा हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाएगा। जब पूरा का पूरा हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाएगा तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया रुक जाएगी, रुक जाएगी। जब नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया रुक जाएगी तो हमें प्रकाश और ऊर्जा नहीं मिलेगा। जब प्रकाश ऊर्जा नहीं मिलेगा इसका मतलब तारा मर जाएगा। तो तब तक तारे का जीवन है जब तक उसके पास ईंधन है, यानी हाइड्रोजन उसके पास है। जैसे हमारे सूर्य जो है, तारा है, इसका एज है 10 बिलियन वर्ष। हर तारा का अपना एज होता है आकार के अनुसार, तो 10 बिलियन वर्ष इसका एज है, जिसमें से लगभग 5 बिलियन वर्ष इसने अपनी जीवन गुजार चुका है। लगभग 4.5 से 5 बिलियन वर्ष इसकी आयु शेष बचा हुआ है। उतने समय के बाद सूर्य के पास हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा, तो एक दिन सूर्य
प्रकाश देना हमें बंद कर देगा। जब बंद कर देगा तो सूर्य मर जाएगा। सूर्य के मरने के साथ हम लोग भी मर जाएंगे, जो भी मनुष्य उस समय रहेंगे, क्योंकि सूर्य ने प्रकाश नहीं देगा तो कैसे कोई जिएगा? प्रकाश संश्लेषण होगा ही नहीं तो ऑक्सीजन हमें मिलेगा ही नहीं, तो हम लोग मर जाएंगे, अस्तित्व समाप्त होगा। तो तारा का अस्तित्व है, बस उसके पास ईंधन है जब तक है उसी समय तक। अब इस पर सोचिए, इस पर कि पूरा हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाएगा, पूरा हाइड्रोजन, तो सूर्य के केंद्रीय भाग में हीलियम की प्रधानता हो जाएगी। हीलियम बड़ी मात्रा में उसके पास हो जाएगा, लगभग 100% हीलियम हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में सूर्य के केंद्रीय भाग में हीलियम की प्रधानता हो जाती और यहाँ पे हीलियम क्लोराइड का विकास हो जाता है और इस दौरान तारा का आकार बहुत बड़ा हो जाता है और तारे के इस स्थिति को हम बोलते हैं लाल दानव तारा। लाल दानव तारा, लाल दानव तारा। और इसके बाद हीलियम जो है भारी कार्बन में, हीलियम कार्बन में बदलने लगता है और कार्बन भारी पदार्थ में बदलने लगता है और उसके बाद तारा में अचानक विस्फोट होता है। विस्फोट दो प्रकार के होते हैं, नोवा विस्फोट और सुपरनोवा विस्फोट। नोवा विस्फोट छोटे तारा में होगा और सुपरनोवा विस्फोट बड़े तारे में होगा। विस्फोट के बाद कुछ तारे समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और कुछ तारे या तो ब्लैक होल में बन जाएंगे या न्यूट्रॉन तारा बन जाएंगे। तो अब हम बात करें कि कौन तारा ब्लैक होल बनेगा, कौन तारा न्यूट्रॉन तारा में तब्दील हो जाएगा और कौन तारा नष्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें कि कौन सा तारा मृत्यु यानी विस्फोट हो गया यानी मृत्यु हो गई। जैसे व्यक्ति की मृत्यु होती है तो कुछ कहते हैं ना कि भूत बनेगा, भूतनी बनेगा, कोई बोलता है कि स्वर्ग में जाएगा, देवता बनेगा, बोलते हैं ना। उसी तरह बस यहाँ भी है, कुछ विस्फोट हो जाएगा, तारे मृत्यु हो जाएगी, तो कुछ तारे मतलब नष्ट हो जाएंगे, श्वेत वामन बन जाएंगे, कुछ न्यूट्रॉन तारा और कुछ ब्लैक होल। अब देखते हैं कि कौन तारा क्या बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछेगा कि तारे हमें जो प्रकाश दे रहे हैं, मतलब जैसे सूर्य है तो सूर्य के प्रकाश देने का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कि कौन तारा क्या बनेगा। ठीक है, तो वो तारा के आकार उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। मान लीजिए कि ये तारा है, ठीक है, तारा, और इस तारा का विस्फोट होना है, लाल दानव तारा बन जाएगा। लाल मतलब रेड हो जाएगा, रेड के बाद मृत्यु हो जाती है लाल की। लाल अवस्था में जब जैसी भी तारा लाल होता है उसके बाद क्या होता है? वृद्धावस्था आ जाता है, वृद्धावस्था के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी उसमें विस्फोट हो जाता है। तो मान ली कि एक ये तारा है, यदि इस तारा का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से, मास ऑफ सन, सौर यानी सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से कम हो, ध्यान दीजिएगा, यदि तारा का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान, मास ऑफ सन, सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से कम हो, तो तारा जब विस्फोट होगा, ये इस प्रकार के तारे में जो विस्फोट होता है नोवा विस्फोट होता है, नोवा विस्फोट। तो तारे जो है विस्फोट के बाद श्वेत वामन में बदल जाएंगे, श्वेत वामन, और इसके बाद श्वेत वामन काला वामन में बदलकर नष्ट हो जाएगा, काला वामन, यानी ब्लैक ड्वार्फ, व्हाइट ड्वार्फ ब्लैक ड्वार्फ में बदल के नष्ट हो जाएगा। यदि तारा का द्रव्यमान यानी सूर्य के द्रव्यमान से, मास ऑफ सन से 3 गुना से कम हो, 3 गुना से कम हो, इसका मतलब क्या हुआ? 1.44 गुना से अधिक और 3 गुना से कम, तब जो है तारा बदल जाएगा, बन जाएगा न्यूट्रॉन तारा में बदल, यानी विस्फोट के बाद तारा जो है न्यूट्रॉन तारा में तब्दील हो जाएगा, न्यूट्रॉन तारा।
इसी को बोलते हैं पल्सर। ठीक है, यदि तारा का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से, यदि कोई तारा हो उसका द्रव्यमान यदि सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना हो, 3 गुना बड़ा हो, एरो ऊपर मार दिया है यानी बड़ा और एरो नीचे यानी छोटा, ठीक है, बड़ा हो तो क्या होता, ब्लैक होल बन जाएगा। तो विस्फोट के बाद ब्लैक होल, तारा जो है ब्लैक होल में बदल जाएगा। ब्लैक होल को हिंदी में बोलते हैं कृष्ण छिद्र। कृष्ण, समझ आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ आ रहा है रुक जाइए, समझा देंगे ठीक से, हड़बड़ाइए मत। कृष्ण छिद्र या कृष्ण वीवर, ठीक है, आराम से समझिए। यदि मानिए तारा है, एक ले लिया तारा, इसको 3 कंडीशन हम लिए, तारा का 3 कंडीशन लिए। एक कंडीशन लिए, यदि तारा का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से भी कम हो तो इस प्रकार के तारा में नोवा विस्फोट होगा और वो उसके बाद जो है तारा श्वेत वामन में बदल जाएगा और उसके बाद काला वामन में बदल के नष्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि दूसरा हम कंडीशन लें कि यदि तारा का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान यानी मास ऑफ सन से 3 गुना से कम हो, यानी 1.4 से तो अधिक हो और 3 गुना से कम हो, तब जो विस्फोट होगा सुपरनोवा विस्फोट होगा। ये भी सुपरनोवा विस्फोट, ये भी सुपरनोवा विस्फोट। लेकिन इस स्थिति में तारा जो है विस्फोट के बाद न्यूट्रॉन तारा में बदल जाएगा, इसी को बोलते हैं पल्सर। एक है यहाँ पे, यदि तारा का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना हो तो वह बदल जाएगा ब्लैक होल में, इसी को बोलते हैं हिंदी में कृष्ण छिद्र या कृष्ण वीवर। अब यहां समझिएगा, इन्हीं तीनों को, अब ये यहां पर ध्यान दीजिएगा, श्वेत वामन क्या है, मरा हुआ तारा। न्यूट्रॉन क्या है, मरा हुआ तारा, मृत प्राय तारा। ब्लैक होल क्या है, मरा हुआ तारा। मर गए उसके बाद बन गए, जैसे आदमी मर जाता, कोई कहता ना कि भूत बन गया, कोई बोलता है कि क्या बन गया, देवता बन गया, स्वर्ग में चल गया, बस यही समझिए। विस्फोट के बाद कोई श्वेत वामन बन गया, कोई न्यूट्रॉन तारा, कोई ब्लैक होल। इन तीनों ही क्या है, मरा हुआ तारा है। ब्लैक होल क्या है, मृत तारा है। ठीक है, इन्हीं तीनों को एक लिमिट में लाए चंद्रशेखर साहब। ठीक है, उसे हम बोलते हैं चंद्रशेखर सीमा। उसे समझ ले, बार बार एग्जाम पूछता है, चंद्रशेखर सीमा। यही तीनों को लाएगा, एक लिमिट में लाएगा। समझिए कैसे होगा। ठीक है, एक लिमिट मतलब सीमा है, इसको हम 1.44 मास ऑफ सन यानी सूर्य के द्रव्यमान, यानी सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से यदि अधिक हो और इससे कम हो, कम और अधिक। ठीक है, आराम से समझिएगा, एकदम दिक्कत नहीं होगा। इन्हीं 2 ही कंडीशन इसमें बन रहा है ना, एक कंडीशन ए है और ये दोनों मिलकर एक कंडीशन है 1.44 से कम, और ये दोनों जो है 1.44 से ज्यादा है, तो न्यूट्रॉन तारा बनेगा या ब्लैक होल बनेगा। तो चंद्रशेखर साहब ने एक लिमिट तय कर दी कि यदि तारा का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना अधिक हो तो वो तारा बदल जाएगा न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन तारा, या क्या बनेगा बताइए, या ब्लैक होल बनेगा, ब्लैक होल। समझिए, अब देखिए ब्लैक होल यानी कृष्ण छिद्र। कम हो तो क्या बनेगा, श्वेत वामन, श्वेत वामन। 2 ही कंडीशन हो रहा था, एक इससे कम होला, ये दोनों जो है ज्यादा वाला है। ठीक है, इस सीमा को बोलते हैं चंद्रशेखर सीमा, याद रखिएगा, चंद्रशेखर सीमा, क्योंकि उन्होंने ही दिया था इसलिए उन्हीं के नाम पर है चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर की सीमा कितना है, 1.44 इंटू सौर्य द्रव्यमान यानी मास ऑफ सन। मास ऑफ सन है सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना जो होता है उसको लिमिट बना, उससे अधिक है तो बनेगा न्यूट्रॉन तारा या तो ब्लैक होल, कम है तो श्वेत वामन यानी व्हाइट ड्वार्फ बनेगा और इसके बाद ब्लैक ड्वार्फ में जालकर तब्दील होकर नष्ट हो जाएगा। ठीक है, ब्लैक होल की संकल्पना किसने दी पूछेगा तो चंद्रशेखर साहब ने ही। इन सारे बात को स्पष्ट किए थे चंद्रशेखर साहब ने ही। ठीक है, पूछा हुआ प्रश्न है ब्लैक होल की संकल्पना किसने दी थी, चंद्रशेखर साहब ने। ठीक है, कहाँ के, भारतीय वैज्ञानिक है। चंद्रशेखर सीमा है, ये प्रश्न पूछा हुआ कि वह कौन सी सीमा है जिसके अंदर तारे मृत्यु की ओर अग्रसर होते हैं, तो वह कौन सी सीमा है, चंद्रशेखर सीमा। ठीक है,
अब हम बात कर ले कि थोड़ा सा आप समझ, आपको प्रश्न आ रहा होगा कि सर ब्लैक होल है क्या दरअसल। ठीक है, एक चीज पहले माइंड में याद भी समझ लीजिएगा कि ये जो हम द्रव्यमान जो रखे हैं ना 1.44, यानी सूर्य के द्रव्यमान से इतना, ये जो तारे के विस्फोट के बाद जो अवशेष बचते हैं ना, जैसे तारा अभी मरने वाला है, तो मरने से पहले जो उसका आकार उसका वजन होगा उसको नहीं लिया जाता है, विस्फोट के बाद जो अवशेष बचते हैं ना उसका आकलन किया जाता है, उसको ये यहाँ पे लिखा हुआ जो भी है इतना गुना इतना से अधिक, ये सब जो लिखा हुआ 1.44 जो सीमा तय किया हुआ है, यानी विस्फोट के बाद जो अवशेष बचते हैं तारे के, उस अवशेष को आकलन करके तय किया जाता है सीमा। ठीक है, और उस सीमा से ज्यादा होगा तो ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारा बनते हैं। ठीक है, तो ब्लैक होल का मतलब क्या है से समझ। ब्लैक होल, होल मतलब सिर्फ नाम है, कोई ये नहीं कि होल है मतलब सुरंग है उसमें, ऐसा नहीं है। ब्लैक होल एक स्थान है, एक क्षेत्र है, एक एरिया है अंतरिक्ष में। ठीक है, निर्माण कैसे होता है ब्लैक होल का? ब्लैक होल का निर्माण होने के लिए पहले है कि तारे का आकार बहुत बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और उसमें सुपरनोवा, तारा बड़ा होगा तो सुपरनोवा विस्फोट होगा। सुपरनोवा विस्फोट होता है तो मतलब तारे के मतलब टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, उसके टुकड़े हो जाते हैं। वो सारे बिखरे हुए टुकड़े फिर इकट्ठे होते हैं, सारे इकट्ठे होते हैं, उसके बाद ही इकट्ठा होने के बाद ही द्रव्यमान है। ठीक है, इकट्ठा होने के बाद पूरा संकुचित होने चल जाते हैं, पूरा संकुचित मतलब एकदम एक क्या होता है संघनित होने चल जाते हैं, और संघनित होकर एकदम पूरा इतना संघनित हो जाए जैसे मान लो कि पृथ्वी एकदम सिकुड़ कर यदि बॉल बन जाए, क्रिकेट का जो बॉल होता है गेंदा, उतना समान यदि हो जाए, एक मुट्ठी के समान समझिए ना, एक मुट्ठी भर यदि पृथ्वी सिकुड़कर हो जाए तो क्या होगा? पृथ्वी का घनत्व बहुत अधिक हो जाएगा, डेंसिटी बहुत बढ़ जाएगा। वही ब्लैक होल है। ब्लैक होल वही है कि जो बिखरे हुए तारे हो, जब विस्फोट के बाद जो टुकड़े बिखर जाते हैं, वो संघनित होते होते इतना जाकर एकदम संघनित हो जाते हैं, उसका इतना डेंसिटी हाई हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक हो जाता है कि वहां से प्रकाश का परावर्तन और किसी भी पदार्थ का पलायन नहीं हो सकता है। इतना एकदम हाई गुरुत्वाकर्षण हो जाता है, और डेंसिटी तो इतना हाई हो जाता है कि वहां का यदि एक चम्मच से भी कम यदि उसका पदार्थ लिया जाए तो उसका द्रव्यमान जो होगा, वेट जो होगा, भार जो होगा, एक पहाड़ का जितना द्रव्यमान होगा उसके बराबर होगा, इतना संघनित होते हैं। यानी डेंसिटी बहुत हाई हो जाए। जैसे ऐसे समझिए ना, ये डस्टर है, द्रव्यमान तो डेंसिटी पे ही निर्भर करेगा। ये लकड़ी का है, इतना ही द्रव्यमान का यदि हम लोहा ले ले, एकदम पूरा आकार प्रकार एकदम इतना ही, एकदम सेम टू सेम, तो कौन ज्यादा वजन का होगा? लोहा ज्यादा वजन का होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास डेंसिटी ज्यादा है। उसी तरह से जितना सिकुड़ेगा उसका डेंसिटी उतना बढ़ते चला जाएगा, घनत्व उतना बढ़ते चला जाएगा। तो ब्लैक होल के पास घनत्व बहुत अधिक होता है। तो ब्लैक होल अंतरिक्ष में ऐसा स्थान है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक है कि यहां से प्रकाश का परावर्तन या किसी भी वस्तु का पलायन नहीं होता है। ये अपने से होकर प्रकाश को भी नहीं जाने देता है, परावर्तित भी नहीं होने देता है, सबको प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण ये ब्लैक एकदम दिखाई देता है। दिखाई नहीं देता है, ब्लैक होल को देखा नहीं जा सकता, याद रखिएगा इस बात को। ब्लैक होल को दूरबीन से भी नहीं देखा जा सकता है। ब्लैक होल दिखेगा ही नहीं। कैसा दिखेगा? वो किसी भी प्रकाश का तो विकिरण करते नहीं है, और प्रकाश को भी अवशोषित कर लेते हैं, किसी भी पदार्थ के जाने आने नहीं देते हैं। और ब्लैक होल में यदि आप कोई गिर गया तो वही नष्ट हो जाएगा, इतना उसके पास गुरुत्वाकर्षण है, वही चपट जाएगा। ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है कि ब्लैक होल को दूरबीन से भी नहीं देखा जा सकता है। कारण क्या है? क्योंकि इसके पास गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक है, और गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक है कि यह प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है, इसके कारण, जिसके कारण हम इसे देख नहीं सकते। तो प्रश्न ये होगा आपको मन में कि सर जब देख नहीं सकते तो इसको मतलब ब्लैक होल की मतलब अवधारणा कैसे सामने आई? तो ब्लैक होल की अवधारणा सामने आई, ब्लैक होल के आसपास के जो पिंड हैं उस पर उसका जो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ता है, उससे पता किया गया कि ब्लैक होल कोई चीज होता है। बाकी ब्लैक होल को देखा नहीं जा सकता है, दिखाई ही नहीं देगा। तो समझ गए? ब्लैक होल सिंपल समझिए, ब्लैक होल एक स्थान है, क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक होता है। यह प्रकाश को भी अपने से नहीं जाने देता है, प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है, इसलिए हम इसे देख नहीं सकते, दूरबीन से भी नहीं देखा जा सकता है। ब्लैक होल आकार में छोटे और बड़े दोनों हो सकते हैं। छोटे में एक परमाणु जितना छोटा हो सकता है, एक सुई के नोक के भेरा छोटा हो सकता है, लेकिन उसका द्रव्यमान बहुत अधिक होगा, डेंसिटी बहुत अधिक होगा।
यही है ब्लैक होल। ठीक है, ये प्रश्न पूछा हुआ, ध्यान में रखिएगा। ब्लैक होल को नहीं देखा जा सकता, कारण क्या है? इसका घनत्व अधिक है, इसके पास गुरुत्वाकर्षण अधिक है। ठीक है, अब हम बात करें आकाशगंगा की, गैलेक्सी की। आकाशगंगा, गैलेक्सी। आकाशगंगा किसे कहेंगे? आकाशगंगा किसे कहेंगे उससे पहले आप हमके बताइए, आप बताइए कि निहारिका किसको कहेंगे? नेबुला बता चुके जब तारा के निर्माण समझा रहे थे। निहारिका किसे कहेंगे? अगर ये डिफिनेशन क्लियर है तभी ये ठीक से समझ आएगा, न तो दोनों फिर कंफ्यूज कर जाएंगे कि निहारिका का परिभाषा कौन था और आकाशगंगा का कौन था, क्योंकि डिफिनेशन क्लियर होना चाहिए, एग्जाम में बड़ी पूछता है। ठीक है, तो निहारिका किसे कहते हैं? गैस और धूल कणों के बादल को निहारिका कहते हैं, नेबुला कहते हैं। और गैस में कौन? हाइड्रोजन मुख्य रूप से होता है, हाइड्रोजन और हीलियम। आकाशगंगा किसे कहते हैं? गैस, धूलकण और असंख्य तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, निहारिका को किसका कहते हैं? गैस और धूल कणों के बादल को निहारिका कहते हैं, नेबुला कहते हैं। आकाशगंगा गैस, धूलकण और असंख्य तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा आकृति के आधार पर 3 प्रकार की होती है। सर्पिलाकार, सर्पिलाकार, दीर्घवृत्तीय यानी अंडाकार, दीर्घवृत्तीय और अनियमित। अनियमित इंग्लिश नाम भी याद रखिएगा, इंग्लिश वर्ड भी यूज कर देता है। सर्पिलाकार यानी स्पाइरल, ठीक है। दीर्घवृत्त यानी इलिप्टिकल, अनियमित यानी इरेगुलर, ठीक है, इंग्लिश वर्ड भी लिख लीजिएगा। आकाशगंगा कितनी है ब्रह्मांड में? लगभग 100 बिलियन। उनमें से लगभग 80% आकाशगंगा सर्पिलाकार है, 80%। 17% दीर्घवृत्तीय है और 3% अनियमित है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आकाशगंगा का प्रकार नहीं है? स्पाइरल, इलिप्टिकल, इरेगुलर। एक ऑप्शन जो था रेगुलर यानी नियमित, नियमित नहीं होते प्रकार। ठीक है, स्पाइरल, इलिप्टिकल और इरेगुलर। ठीक है, तो इसमें सर्पिलाकार सबसे ज्यादा है 80%। ठीक है, हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उस आकाशगंगा का नाम है देवमसी दुग्ध मेखला, मिल्की वे, दुग्ध मेखला, मिल्की वे, मिल्की वे। हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उस आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेखला, मिल्की वे। मिल्की वे का आकार भी सर्पिलाकार है। हमारी आकाशगंगा यानी दुग्ध मेखला मिल्की वे के सबसे पड़ोसी आकाशगंगा है एंड्रोमेडा, पड़ोसी। याद रखिएगा, बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि हमारी आकाशगंगा के सबसे निकटतम आकाशगंगा कौन है? तो एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा यानी इसको हिंदी में बोलते हैं देवयानी, देवयानी। दोनों ही नाम याद रखिएगा, ज्यादा एंड्रोमेडा वर्ड यूज करता है। ठीक है, एंड्रोमेडा, देवयानी। हमारी आकाशगंगा का सबसे पड़ोसी आकाशगंगा कौन है? एंड्रोमेडा। इसकी आकृति भी है सर्पिलाकार। हमारी आकाशगंगा भी सर्पिलाकार, पड़ोसी आकाशगंगा भी सर्पिलाकार। पड़ोसी आकाशगंगा कौन है? एंड्रोमेडा। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, आकाशगंगा किसे कहते हैं? गैस, धूलकण
और असंख्य तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं। आकृति के आधार पर आकाश गंगा 3 प्रकार की होती है, स्पाइरल, इलिप्टिकल और इरेगुलर। ठीक है, 80% तारे लगभग सर्पिलाकार, सर्पिलाकार मतलब स्पाइरल, मतलब जैसे स्पाइरल वाला कॉपी देखे ना, मतलब घुमा, जैसे सांप कैसा होता है घुमावदार थोड़ा सा ऐसे है ना, सर्पिलाकार। 80% सर्पिलाकार है, 17% दीर्घवृत्तीय है और 3% मतलब अनियमित है। हम जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे, दूध मेखला। उसकी आकृति भी सर्पिलाकार है और हमारी आकाश गंगा के सबसे निकटतम आकाश गंगा यानी पड़ोसी आकाश गंगा है एंड्रोमेडा, इसकी आकृति भी है सर्पिलाकार। ये सारे जो हम समझा रहे पीडीएफ में भी लिखा हुआ, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से पीडीएफ पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करें नक्षत्र की। नक्षत्र, नक्षत्र उसी नक्षत्र की बात कर रहे हैं जिसे आप हजारों बार सुने होंगे गाली के तौर पे, नहीं? गांव घर में हर कोई, घर वाला भी बाहर वाला भी, सब कोई बच्चे में बोलता था, कुछ भी गलती होता था नक्षत्र ही सामने आता था, कौन नक्षत्र में जन्म ले लिया था, है ना? थोड़ा सा भी गलती होता था, मान लीजिए गेंदा, बच्चे में तो खेलते ही रहते थे, गेंदा खेल रहे हैं आंगन में और मान लीजिए गेंदा चल गया माड़ में, माठा में, दूध में और गिर गया, उसके बाद दादी माता लोग क्या बोलते थे, कौन नक्षत्र में जन्म लेके आ गया था, सारा नाश कर दिया, ऐसे बोलते ना। या दोस्त लोग भी बोल देते थे, गेंदा खेल रहे हैं, फेंकना है इधर, फेंका गया इधर गलती से, तो सीधे बोल दिखाई उखाई नहीं देता तुमको, कौन नक्षत्र में जन्म लिया था, ऐसे ही बोलते थे बच्चे में। हजारों बार सुने होंगे आप, मैं भी सुना हूँ, खूब दादी लोग, माँ लोग खूब बोलती थी यही बात, कौन नक्षत्र में जन्म ले लिया, उसी नक्षत्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नक्षत्र किसे कहेंगे, सुनिए ध्यान से, ये सबका डिफिनेशन हम क्लियर रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्र की कुल संख्या है 27। नक्षत्र की कुल संख्या 27 है। जैसे स्वाति नक्षत्र है, रोहिणी है, माघा नक्षत्र है, आद्रा नक्षत्र है, ये सब याद नहीं करना, ऐसे बता दे रहे हैं। ठीक है, उसमें से कुछ शुभ और अशुभ नक्षत्र माना जाता है। जैसे पंडित जी पतरा देके बताते हैं कि इस नक्षत्र में अभी शनि ग्रह प्रवेश कर रहे हैं, तो अभी शादी मत कीजिए। मतलब अगर कोई बच्चा जन्म ले लिया उस नक्षत्र में तो कहते हैं कि खराब नक्षत्र में जन्म ले लिया, पूजा पाठ कराइए, ये सब होता है ना, वही है। ठीक है, तो एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। अब हम बात करें तारामंडल की। तारामंडल, तारामंडल किसे कहेंगे, तो तारों के समूह, तारों का ऐसा समूह जिसे एक विशेष आकृति निर्मित हो। तारों के समूह द्वारा निर्मित एक विशेष प्रतिरूप को तारामंडल कहते हैं। तारामंडल की कुल संख्या है 88। तारामंडल की कुल संख्या है 88। तारामंडल का जो नामकरण होता है उसकी आकृति पर ही होता है, जिस तरह से उसकी आकृति रहती है वैसा ही नाम पड़ता है। जैसे एक तारामंडल है सप्तऋषि तारामंडल, सप्तऋषि, सप्तऋषि तारामंडल, सप्तऋषि तारामंडल। ये जो सप्त माने 7, ये सप्तऋषि तारामंडल है, 7 तारों का समूह है जिसमें 4 तारा चकोर हैं और 3 तारा तिरछे दिखाई पड़ते हैं। ये सप्तऋषि तारामंडल ध्रुव तारा की ओर संकेत करते हैं। याद रखिए, बार बार एग्जाम पूछता है कि सप्तऋषि तारामंडल यानी ध्रुव तारा की तरफ, ध्रुव तारा की तरफ कौन सा तारामंडल संकेत करता है, सप्तऋषि तारामंडल ध्रुव तारा की ओर संकेत करता है। सप्तऋषि तारामंडल को अगर इमेज में देखना चाहे तो देख सकते, ये है सप्तऋषि तारामंडल का इमेज। इसमें देखिए 4 जो तारा दिख रहा है आपको चकोर दिख रहा है, 3 जो तारा है वो आपको दिख रहा है तिरछा, इसी बोल जाता है सप्तऋषि तारामंडल। अब बीच में आपको दिख रहा है ध्रुव तारा, ठीक है, जो सप्तऋषि तारामंडल उस ओर संकेत कर रहा है। अब ये जो सप्तऋषि तारामंडल है समय के अनुसार मतलब ध्रुव तारा के इर्द गिर्द घूमते रहता है। ठीक है, जैसे आपको समय दिखा हुआ है, विंटर लिखा हुआ है, समर लिखा हुआ, मौसम का टाइम लिखा हुआ। ज्यादा सप्तऋषि तारामंडल स्पष्ट रूप से चैत महीना में दिखते हैं, फागुन चैत के महीना में। तो सप्तऋषि तारामंडल
ध्रुव तारा, ये प्रश्न बार बार पूछता है कि कौन सा तारामंडल ध्रुव तारा की ओर संकेत करता है, तो सप्तऋषि तारामंडल। इस 88 तारामंडल में से सबसे बड़ा तारामंडल है हाइड्रा। हाइड्रा तारामंडल सबसे बड़ा है, याद रखिएगा, बार बार एग्जाम पूछता है सबसे बड़ा, ठीक है। हाइड्रा सबसे बड़ा तारामंडल है। एक तारामंडल है ओरियन तारामंडल। ओरियन, ओरियन तारामंडल को शिकारी कहा जाता है। शिकारी यानी हंटर, हंटर। अब क्यों कहा जाता है, पुरानी मतलब मान्यता के अनुसार है, प्राचीन काल से ही ये हंटर का प्रतिनिधित्व करता था, सही है, इसलिए इसे कहा जाता है। तो ये बार बार पूछता है कि ओरियन तारामंडल का दूसरा नाम क्या है, तो हंटर नाम है। या फिर ये भी पूछा जाता है किस तारामंडल को हंटर कहा जाता है यानी शिकारी कहा जाता है, तो ओरियन तारामंडल को, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पहले नंबर परिभाषा सबका क्लियर है कि ठीक से कि नहीं, परिभाषा से प्रश्न आएगा। परिभाषा क्लियर है तो हम 3-4 प्रश्न पूछते हैं, अगर क्लियर होगा तो आप दीजिएगा जवाब। गैस और धूल कणों के बादल को क्या कहते हैं? ऑप्शन है निहारिका, आकाशगंगा, नक्षत्र, तारामंडल। निहारिका, गैस और धूल कण के बादल को निहारिका, नेबुला कहते हैं। अब देखिए, गैस, धूलकण और तारों के समूह को क्या कहते हैं? नक्षत्र, आकाशगंगा, तारामंडल या निहारिका, आकाशगंगा। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को क्या कहते हैं? नक्षत्र, ठीक है। अब देखिए, तारामंडल क्या है? तारों का ऐसा समूह जिसे एक विशेष आकृति का निर्माण होता है, उसी आकृति को तारामंडल कहते हैं। और तारामंडल की नामकरण होता है आकृति के आधार पर ही होता है, और नामकरण जो करता है IAU करता है। याद रखिएगा इसका नाम, IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। ये पूछा हुआ प्रश्न है कि तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी उत्तरदायी है, तो IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इसकी जो केंद्रीय सचिवालय है पेरिस में है। तो तारामंडल और नक्षत्र की परिभाषा आपको लगभग समान दिख रहा होगा, मतलब समान की लगभग वैसा ही दिख रहा है, ठीक है। तो प्राचीन काल में नक्षत्र को ही तारामंडल माना जाता था, लेकिन आधुनिक काल में ये हो गया कि ये तय हो गया कि जो तारा का मान्यता IAU ने दिया है उसी तारा को हम तारामंडल में शामिल करेंगे। तो फिर नक्षत्र और तारामंडल को अलग कर दिया गया। तो यह ध्यान दीजिएगा कि लिखा रहेगा कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को क्या कहते हैं, तब आप नक्षत्र मारिएगा, ठीक है। ये जो प्रश्न पूछेगा आकृति बोलेगा एकदम स्पष्ट शब्द से कि तारों का ऐसा समूह जिसके द्वारा एक विशेष प्रतिरूप का निर्माण होता है, उस प्रतिरूप को क्या कहते हैं? तारामंडल, स्पष्ट रूप से लिखेगा, ठीक है। तो उसे कहेंगे तारामंडल। तो ये था पूरी तरह से यूनिवर्स के बारे में बात कर लिए। अब हम बात करेंगे सोलर सिस्टम, सौर मंडल के बारे में। इसका PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहेगा। बाकी सौर मंडल के बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।